गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या गोदान मात्र सत्य का वाहक है। ये मेरे पीसीएस के नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्य या यथार्थ की अवधारणा अत्यंत कठिन है। अधिकांश भारतीय दार्शनिकों ने मात्र ब्रह्म को सत्य माना है और जगत को मिथ्या और माया कहा है। किंतु आधुनिक कालीन यथार्थवादी दर्शन के अनुसार मनुष्य और उसका परिवेश, सामाजिक संबंध, भावनाएं अर्थात मानव का अंतर संघर्ष और बाह्य संघर्ष, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा जानते हैं, यथार्थ है। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी उपन्यासों में या तो मनोरंजन की प्रधानता थी या उपदेश की। सर्वप्रथम प्रेमचंद ने साहित्य की इस विधा को यथार्थ के विस्तृत धरातल पर आधारित किया। उनकी रचनाओं में यथार्थोन्मुखता क्रमशः बढ़ती गई और उनके अंतिम उपन्यास गोदान में यह सर्वाधिक प्रखर रूप में अभिव्यक्त हुई। गोदान के विषय में प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा लिखते हैं कि वह मात्र सत्य का वाहक है। इस संदर्भ में स्वयं प्रेमचंद जी का यथार्थवाद संबंधी दृष्टिकोण जानना आवश्यक है। उन्होंने उपन्यास शीर्षक निबंध में उपन्यासकारों को दो वर्गों में विभक्त किया। प्रथम, यथार्थवादी जो यथार्थ को, उसकी क्रूरता और कमजोरियों को नग्न रूप में चित्रित करते हैं। उनके अनुसार यह हमें निराशावादी बना देता है। द्वितीय, आदर्शवाद जो सच्चरित्र पात्रों द्वारा मानव पर हमारे विश्वास को सुदृढ़कर आशा का संदेश देता है। प्रेमचंद स्वयं को आदर्शवादी घोषित करते हुए भी श्रेष्ठ उपन्यास उसे मानते हैं जिसमें यथार्थ और आदर्श का समन्वय, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद हो। प्रेमचंद के अधिकांश उपन्यास 1925 ईस्वी के बाद प्रकाशित हुए। उनके उपन्यासों में विचार और दृष्टि क्रमशः प्रौढ़ होते गए। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। संभवतः उसमें प्रेमचंद का यथार्थवादी संबंधी अंतिम दृष्टिकोण प्रकट हुआ। गोदान का मुख्य विषय है भारतीय किसान की व्यथादशा को भोरी और उसके परिवार के माध्यम से उजागर करना। इसमें होरी जमींदारों, महाजनों, सरकारी अमलों, पुरोहितों सभी के शोषण का शिकार है। जमींदार किसानों से लगान, शगुन, चंदा, बेगार आदि कड़ाई से वसूलता है। महाजन से कड़ी सूद पर लिया गया ऋणजाल से किसान आजीवन मुक्त नहीं हो पाता। पुरोहित भी धर्म, ईश्वर, परलोक का भय दिखाकर शोषण करता है। पुलिस कर्मचारी और सरकारी अमले भी किसानों के शोषण के महाकार्य में पीछे नहीं रहते। इस प्रकार दुर्दांत शोषण का शिकार भारतीय किसान का सपरिवेश यथार्थवादी और विशद चित्रण गोदान में हुआ है। होरी की एक ही महत्वाकांक्षा थी, एक गाय खरीदना। इस गाय की प्राप्ति के लिए वह जीवन भर संघर्ष करता है, पर फिर भी सफल नहीं होता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसका गोदान ₹1.25 की प्रत्येक गाय से होता है। प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में 1922 में कृषक जीवन के इसी यथार्थ का चित्रण और गांधीवादी समाधान प्रस्तुत किया था, किंतु गोदान तक आते आते वे इस समाधान की व्यर्थता समझ गए थे। इसीलिए कुछ आलोचक गोदान को यथार्थ चित्रण मात्र मानते हैं, कोई समाधान आरोपित न होना ही इसकी कलात्मक श्रेष्ठता का कारण मानते हैं। पर प्रेमचंद ने इस समस्या के स्वरूप को ठीक पहचाना है। उन्होंने शोषित व्यवस्था की समाप्ति, शिक्षा का प्रसार, अवैज्ञानिक मान्यताओं से मुक्ति और किसानों की एकता और विद्रोह आदि अनेक समाधानों की ओर संकेत मात्र किया है। होरी चुपचाप समस्त अत्याचार और शोषण सह लेता है, किंतु उसके पुत्र गोबर व पत्नी धनिया में विद्रोह के दर्शन होते हैं। गोबर नैतिक सामाजिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और परंपरागत मान्यताओं का कट्टर विरोधी है। जमींदार राय साहब के प्रति उसके मन में तीव्र आक्रोश, उपेक्षा, घृणा और विद्रोह का भाव है। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। विद्रोह शब्दगत ही नहीं, कर्मगत भी है। वह पंडित दातादीन की धमकी का जवाब देते हुए कहता है, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे। गोबर जमींदार के कारिंदों नोखे राम की भी खबर लेता है। अच्छी बात है,
आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया है कि सब काट के उल्लू हैं। मजदूर के रूप में भी गोबर मिल मालिकों के मजदूरी के निर्णय के खिलाफ हड़ताल में सबसे आगे रहता है। उसका घायल होकर गिर पड़ना मजदूर वर्ग की पराजय का प्रतीक है, जो तत्कालीन समाज के नग्न यथार्थ से हमें परिचित कराता है। विद्रोह चेतना धनिया में भी है। थानेदार के होरी से रिश्वत लेते समय यह फूट पड़ता है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं। जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। पंचायत द्वारा झुनिया को बहू बनाने के अपराध पर डांड लगाने पर क्रुद्ध धनिया कहती है, मैं एक दाना न दूंगी न एक कौड़ी दान। हमें नहीं रहना बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट न हो पाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। अनेक स्थानों पर धनिया का यह विद्रोह मुखर हो जाता है। जब होरी खलिहान का सारा अनाज पंचायत को दे आता है, या जब होरी का परिवार दाता दीन की मजदूरी को बाध्य होता है। लाला बटेश्वरी और मगरू शाह के षड्यंत्रों से ईख नीलाम हो जाती है। चंपारण सिलिया को घर में आश्रय देते समय भी धनिया का परंपरागत नैतिकता के खिलाफ विद्रोह भाव व्यक्त होता है। अंत में होरी की मृत्यु के बाद उसकी विद्रोह चेतना ही करुणा और व्यंग का रूप ग्रहण कर कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। इस प्रकार गोदान में शोषण से मुक्ति के लिए विद्रोह का स्वर मुखरित है, किंतु यह विद्रोह भावना शोषणों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष के रूप में परिणित नहीं हो पाती है, जबकि 1930 के बाद किसान आंदोलन पर्याप्त तेज हो गया था। प्रेमचंद ने तत्कालीन यथार्थ के इस पक्ष का चित्रण गोदान में नहीं किया है। प्रेमचंद ने गोदान में यथार्थ के एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम पर प्रकाश डाला है। उन्होंने सामंती व्यवस्था के अंतर्विरोधों, उसके नैतिक और चारित्रिक पतन, पुरातन चर्चल मूल्यों से चिपके रहने की विवशता, ब्रिटिश अफसरों के सामने उनकी दयनीय अपमानजनक स्थिति को प्रेमचंद सामने लाए हैं। राय साहब स्वयं कहते हैं कि लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। जमींदार राय साहब के चरित्र में अत्यधिक विरोधाभास है। वे राष्ट्रवादी हैं, पर अंग्रेज अफसरों से मेलजोल बनाए रखते हैं। सत्याग्रह आंदोलन में काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल जाते हैं, पर डांड और बेगार में कोई कमी नहीं करते। वे समाजवाद के पक्षधर हैं और अपने वर्ग की आलोचना करते हैं, परंतु मजदूरों द्वारा खाना मांगने पर उन्हें ठीक करने चल पड़ते हैं। वस्तुतः वे रंगे सियार के रूप में सामने आते हैं। राय साहब की स्वयं की स्थिति भी ब्रिटिश अफसरों के समक्ष बहुत अच्छी नहीं थी। जर्जर आर्थिक स्थिति के बावजूद वे अपनी सामंती परंपरा और तड़क भड़क को त्यागने में असमर्थ हैं। लड़की का विवाह, काउंसिल का चुनाव और ससुराल की जायदाद का मुकदमा उनके सामंती प्रतिष्ठा के प्रश्न बन गए हैं। वे कर्ज में डूबे हुए हैं। महाजन खन्ना के शब्दों में, आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। फिर भी केवल अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए महिला व्यायामशाला को 5,000 चंदा देते हैं, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी जमींदार ने उतनी रकम चंदे में दी है। गोदान के अन्य जमींदारों की भी यही स्थिति है। सौभाग्यवश राय साहब तीनों कामों में सफल होते हैं। बेटी का विवाह होता है, पर वह तलाक ले लेती है। मुकदमा जीत जाते हैं, पर उनका ही पुत्र उन पर मुकदमा कर देता है और उसकी डिग्री हो जाती है। चुनाव जीतकर भी मन को शांति नहीं मिलती। इस प्रकार प्रेमचंद ने शोषित किसान ही नहीं, शोषित सामंत वर्ग के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त की है। यह यथार्थ के प्रति उनकी निष्ठा को प्रदर्शित करता है। प्रेमचंद मालती मेहता खन्ना गोविंदी कथा द्वारा आदर्श की स्थापना करते हैं। मालती आधुनिक नारी है, निसंकोची, हाजिर जवाब, मेकअप प्रवीण, आमोद प्रमोद को ही जीवन का तत्व स्वीकारने वाली। प्रेमचंद नारी के इस रूप को पसंद नहीं करते। उनके विचार जो उपन्यास में मेहता के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं
औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा बन जाती है। मेहता वोट के अधिकार का विरोध करते हुए स्त्री के कार्यक्षेत्र को घर के भीतर पात्र मानते हैं। वे कहते हैं नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। नारी विषयक यह धारणा तर्क रहित, रोमानी और आदर्शवादी है। यद्यपि प्रेमचंद मेहता की तरह नारी का कार्यक्षेत्र केवल घर के भीतर नहीं मानते, अन्यथा वे अपनी पत्नी को कांग्रेस का काम करने व जेल जाने की अनुमति नहीं देते। तथापि नारी विषयक अन्य विचार प्रेमचंद के ही हैं। मालती मेहता को पाने के लिए स्वयं को उनके या प्रेमचंद के आदर्शों के अनुरूप ढाल लेती है। यह चरित्र परिवर्तन चरित्र का मनोवैज्ञानिक परिणति न होकर प्रेमचंद के आदर्शवादी दृष्टिकोण का परिणाम है। अतः प्रेमचंद प्रेम संबंधी एक अन्य आदर्श सामने रखते हैं। मेहता के कहने पर कि प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं गड़ने देता। मालती विवाह न करने का निर्णय ले लेती है। वह कहती है कि मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। मालती का यह निर्णय तर्क और बुद्धि संगत नहीं है। मेहता तो बहुत पहले से ही मालती की परीक्षा लेते रहे हैं। विमेंस लीग में मेहता के विचारों को जानने के बाद ही मालती का उनसे विवाह न करने का निर्णय उचित होता। प्रेम के मार्ग पर इतनी दूर चलने के बाद यह निर्णय अविश्वसनीय प्रतीत होता है। अब मालती जनसेवारत हो जाती है। मेहता के विवाह की आग्रह को अस्वीकार करते हुए मालती प्रस्ताव रखती है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से बेहतर है। संभवतः प्रेमचंद ब्रह्मचर्य के गांधीवादी आदर्शानुसार मित्र रूप में जीवन बिताने की बात करते हैं, जो आदर्श रूप में मूल्यवान होते हुए भी यथार्थ में संभव नहीं है। इस प्रकार मालती मेहता कहानी में प्रेमचंद ने नारी प्रेम और विवाह विषयक अपने आदर्शों को चित्रित किया है। यह आदर्श परंपरावादी, भावुकतापूर्ण, अमनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार यद्यपि गोदान प्रेमचंद के यथार्थवादी दृष्टिकोण की चरम परिणति है और होरी गोबर राय साहब की कहानी में इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी ही रहा है, किंतु मालती मेहता की कहानी में वे आदर्श के प्रति अपने झुकाव को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। समग्रतः गोदान मात्र सत्य का वाहक है, अतिशयोक्ति है। इस वाक्य में मात्र शब्द का प्रयोग असंगत है।